बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ हम सीखने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू डेटा के पार्ट्स कौन-कौन से हैं। और डेटा के पार्ट्स को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों का बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर एक डेटा का सेंटर है और डेटा का स्प्रेड है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और इन चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये लेक्चर छोटों बच्चों के लिए भी, बड़े बच्चों के लिए भी और जो लोग डेटा साइंटिस्ट बन रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस एक पॉइंट को आप समझ जाएँगे, आपको डेटा के ग्राफ्स की समझ आ जाएगी कि किस तरीके से आपके डेटा के ग्राफ्स बनते हैं। लेट्स जंप इनटू इट। स्क्रीन आपके सामने आपको नज़र आ रही है, ठीक है? अब हम जो चीज़ सीख रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया, हम डेटा के जो पार्ट्स हैं उन्हें सीखने वाले हैं, ठीक है? डेटा के पार्ट्स क्यों ज़रूरी हैं और कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो डेटा के पार्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले जब भी आपके पास कोई डेटा आता है ना, तो डेटा का सेंटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ द डेटा, ठीक है? और दूसरा इसका पार्ट होता है स्प्रेड, स्प्रेड ऑफ द डेटा, ठीक है? समझ आ गई बात की? अब अगर आप नेचुरली देखें ना, तो ये 2 चीज़ें हर एक जगह पे पाई जाती हैं, राइट? सेंटर एंड स्प्रेड। सेंटर एंड स्प्रेड मिलके ही डेटा बनाते हैं। और अगर आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ जाएँ, सेंटर एंड स्प्रेड, तो आपको डेटा समझ आ जाता है कि डेटा होता क्या है। और अगर आपको डेटा समझ आ जाए तो आप एआई डेवलप कर सकते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स जो हैं उन्हें आप डेवलप कर सकते हैं। मैं आज आपको ये दोनों चीज़ें समझाने लगा हूँ, ठीक है? अब बात करते हैं। पहले तो डेटा की डेफिनेशन को हम रिवाइज़ करेंगे। डेटा जो है ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, राइट? अब किसी चीज़ का सेंटर तब होता है जब वो चीज़ कोई फैलाव में हो, ठीक है? राइट स्प्रेडेड हो। मैं इसकी एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ से फॉर एग्ज़ाम्पल शफ़ीक, और इनकी जो मेरे पास से फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट है दैट इज़ 5 फीट, ठीक है? ये मेरे पास एक डेटा है। एक डेटा है, ठीक है? यानी कि एक डेटा है मेरे पास। और एक्सेल के अंदर इसको एक सेल के अंदर हम लिख सकते हैं, राइट? ऐसे ही है ना? एक्सेल का मैंने आपको उस दिन बताया था, इसको हम सेल बोलते हैं। इस डेटा को हम सेल के अंदर लिख सकते हैं। इसी एक डेटा को हम डेटा पॉइंट भी बोलते हैं, यानी कि हमारे पास एक डेटा पॉइंट है, राइट? अब ये बात समझने वाली है यहाँ पे। 5 फीट हाइट है शफीक की, एफटी लिखा हुआ है ये 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, राइट? अब मुझे एक बात बताएं, क्या 5 का कोई सेंटर है? 5 तो खुद एक वैल्यू है ना, 5 खुद एक वैल्यू है। तो ना तो इसका सेंटर है, ना इससे ज़्यादा कोई वैल्यू, ना इससे कम कोई वैल्यू। वी हैव अ डेफिनेट नंबर हियर। डेफिनेट का मतलब होता है कि डिफाइंड नंबर, हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू मौजूद है, ना इसका सेंटर है, ना इसका सेपरेट है। ऐसे ही है। तो ये एक डेटा पॉइंट है, राइट? डेटा मिलता है मल्टीपल डेटा पॉइंट्स को जब आप इकट्ठा लिखते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं एज, राइट? या एज की बजाय मैं हाइट ही लिख लेता हूं, हाइट। बड़ी गौर से बात सुननी है आपने, ठीक है? मैंने शफीक की हाइट लिखी थी 5 फीट, ठीक है? बरीरा की हाइट में लिख देता हूँ 4.5। ये एज्यूम्ड हाइट्स हैं, ठीक है? मुझे नहीं पता आपकी हाइट्स कितनी है, आई एम जस्ट राइटिंग बेस्ड ऑन द थिंग्स। और मेरे पास इब्राहिम की हाइट आ जाती है 3.5, ठीक है? समझ आ गई बात की? और मेरी अपनी हाइट है 6 फीट, मैं लिख देता हूँ। मेरे पास कितने पॉइंट्स आ गए? 4 पॉइंट्स। ऐसे ही है, 4 पॉइंट्स आ गए। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे हादी की हाइट लिखता हूँ, से फॉर एग्जांपल दैट इज अराउंड 5.5, आई एम जस्ट राइटिंग, ठीक है? इंडिविजुअल पॉइंट्स। अब मेरे पास 1 2 3 4 5 कितने डेटा पॉइंट्स हैं? 5 डेटा पॉइंट्स। और आपको याद होगा इसी को हम बोलते हैं काउंट, ऐसे ही है। और इसी को हम बोलते हैं, इन डेटा पॉइंट्स में जो हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, इसी को एन बोलते हैं। स्मॉल एन मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये सैंपल लिया है मैंने पूरी क्लास में से, ठीक है? ये पॉपुलेशन नहीं है, मैं सभी की हाइट नहीं लिख रहा, सैंपल लिख रहा हूं। काउंट या एन। अब इस डेटा का सबसे पहली जो डेटा समरी है दैट इज कॉल्ड काउंट। और ये काउंट जो है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेटा, ठीक है? इसी को हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
यानी कि कितना फ्रीक्वेंटली कोई चीज आ रही है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, राइट। अब ये है पहली डेटा समरी, हमारे पास 5 वैल्यू आ। अब मुझे बताएं, हमारे पास इस एक सिंगल वैल्यू जो मैंने आपको पहले बताई थी, शफीक की जो हाइट है, क्या इसका हमारे पास सेंटर था? था? सोच के बताना है आपने। हमारे पास इसका सेंटर नहीं था, लेकिन जैसे हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज बड़ी हैं तो इसका हमारे पास सेंटर भी होगा कोई ना कोई, और हमारे पास इसका स्प्रेड भी होगा। सेंटर और स्प्रेड क्या होता है मैं आपको बताता हूं अभी। अच्छा, पहले चीज याद रखनी है, जब n इज इक्वल टू 1 हो तो उस डेटा का सेंटर और स्प्रेड नहीं होता। जब n की वैल्यू 1 है, यानी कि हाइट है, हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है, उसका सेंटर भी नहीं है, स्प्रेड भी नहीं, क्योंकि वो खुद एक डेफिनेट वैल्यू है। ठीक है, इसको आप क्या समराइज कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते इसको समराइज, क्योंकि एक ही वैल्यू है। ठीक है, डेटा तब बनता है जब आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हों। ठीक है, जैसे कॉलम के अंदर मल्टीपल सेल्स आपके पास हों, राइट। अब हमारे पास ये 5 वैल्यूज हैं, इनको सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसको डेटा को कलेक्ट करना होता है। हमने कलेक्ट कर लिया, नाउ वी हैव टू ऑर्गेनाइज दिस डेटा। ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पे सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखता हूं 3.5, ठीक है, कॉमा, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है 4.5, कॉमा, उससे बड़ी वैल्यू क्या है 5, कॉमा, उससे बड़ी वैल्यू क्या है 5.5, कॉमा, और उससे बड़ी वैल्यू क्या है 6। सो ये मैंने इनको ऑर्गेनाइज कर लिया, पहले मैंने कलेक्ट किया यहां पे, एंड देन मैंने इसे ऑर्गेनाइज यहां पे कर लिया। ठीक हो गया, 2 स्टेप्स क्लियर हो गए। अब आप सब लोग जानते हैं, मैं इन वैल्यूज को दोबारा से नीचे भी लिखता हूं ताकि हम यहां पे भी देख सकें इसको किस तरीके से हमने रिजॉल्व करना है। 3.5, 4.5, 5, 5.5 एंड 6। ठीक है, सो ये बेसिकली ये मैं कॉमा लगा रहा हूं यहां पे, ये कॉमा है, कॉमा टू सेपरेट द वैल्यूज। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। अब हमारे पास इसमें कितनी वैल्यूज हैं, मैं यहाँ पे वैल्यूज भी आपको बता देता हूँ डिफरेंट कलर के साथ। 1, 2, 3, 4 एंड 5 वैल्यूज हैं। ठीक है, सो n हमारे पास आ गया 5। n मीन्स नंबर, या हमारे पास कितना इसका काउंट है, ये हमारे पास 5 आ गया। अब जो बात हमने देखनी वो ये है, अब इस डेटा का सेंटर भी है, इस डेटा का स्प्रेड भी है। सेंटर एंड स्प्रेड मिलके डेटा बनाते हैं। मैं आपको अभी समझाता हूँ इस बात को। आपको जो मैंने एक पॉइंट समझाया था, रेंज, डेटा की रेंज यहां पे है 3.5 से लेके 6 तक, ऐसे ही है। सो मिनिमम वैल्यू हुई 3.5, मिनिमम का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हुई 6। सो हमारे पास डेटा है 3.5 से लेके 6 तक, ऐसे ही है। यहां तक क्लियर है बात, कोई इशू तो नहीं आया? ऐसे ही है ना रेंज। रेंज क्या होती है, मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू आप देखें जब आप ऑर्गेनाइज कर ले और मैक्सिमम तक जाएं, ये रेंज होती है। ठीक है, और सेंटर क्या होगा इस वैल्यू का? अब हमारे पास ये तो होगी रेंज। सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी कि जब नंबर्स हमारे पास हो, तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप उसकी एवरेज या मीन वो कैलकुलेट कर लें, मीन या एवरेज। और दूसरा तरीका क्या होता है, आप उसका मीडियन देख लें। ठीक है, मीडियन होता है बिल्कुल सेंटर। याद है ना आपको, मैंने आपको बताया था कि मीडियन क्या होता है। मैं यहां पे दोबारा से लिखता हूं कि मीडियन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। हसनान बेटा, आप रात को सोते नहीं है, हर क्लास के अंदर आप जमाइयां ले रहे होते हैं। यहां पे देखें 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 वैल्यूज है हमारे पास। इसका मीडियन कोई बंदा बताएगा मुझे, कोई स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट, इसका मीडियन क्या है, कोई बता सकता है मुझे? सेंटर ऑफ दिस वैल्यू क्या है? याद है ना सी सॉ की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि यहाँ पे सी सॉ है, और आप इस तरीके से इधर साइड पे भी अगर सेम है, इस साइड पे भी सेम है, तो सेंटर इसका 3 बनेगा। ठीक है, 1, 2 यहाँ पे आ गए, 4, 5 यहाँ पे आ गए, तो इसका सेंटर 3 है। और इसके लिए आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है, ऐसे ही है।
अब मुझे बताएं इस डेटा का सेंटर क्या है, 3.5, 4.5, 5, 5.5 एंड 6। आपको लग रहा है कि ये सेंटर वैल्यू ये वाली है, क्योंकि ये 5 वैल्यूज हैं टोटल और ये सेंटर है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज द सेंटर। ठीक है, दोनों साइडों पे नंबर ऑफ वैल्यूज आपने इक्वल रखने हैं, उनकी जो अमाउंट है उसको नहीं देखना। ठीक है, यहां पे भी 2 वैल्यूज हैं, इस साइड पे भी, यहां पे भी 2 हैं, तो सेंटर ये बना। सो मीडियन इसका है 5। अब मुझे बताएं इस वैल्यू की एवरेज क्या है, एवरेज ऑफ दिस वैल्यू 3.5, 4.5, 5 एंड 5.5 एंड 6। हाँ जी, कोई बच्चा निकालेगा इसका एवरेज? बहुत आसान है, 3.5 प्लस 4.5 प्लस 5 प्लस 5.5 प्लस 6। एवरेज या मीन सेम चीजें होती हैं, ठीक है। तो मीन मतलब उसकी एवरेज डिवाइडेड बाय हम इसको करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज के विच इज 5 एंड इक्वल टू इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, सो एवरेज हमारे पास क्या आती है? बड़ी सोच समझ के आपने आंसर देना सभी ने। सो इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप निकाल सकते हैं। अभी साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा एक्सेल पे दिखाऊंगा ये किस तरीके से ये चीज़ें मैटर करती हैं, ताकि आपको समझ रहे कि हमने ये भी सीखना है। अभी के लिए सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे हमारे पास है जी हाइट्स 3.5, 4.5, 5, 5.5 एंड 6। ठीक है, यही है ना। सो ये इस तरीके से अगर आप एक्सेल के अंदर आने वाले दिनों में मैं आपको सिखाऊंगा, लिखेंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगी विच इज़ 4.9। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना ये सारी चीज़ें, इसको मैंने एक्सेल के अंदर कर दिया। ठीक है, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। सो हमारे पास एवरेज क्या है, कोई बताएगा? 4.9। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज आई हैं, ये छोटा सा एनालिसिस करने के बाद उन वैल्यूज को अब हमने समझना है कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं, आपने मेरे साथ देना है। ठीक है, सबसे पहले हमने काउंट किया n, जिसकी वैल्यू क्या थी, नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है यहाँ पे, काउंट 5 है। फिर हमने काउंट किया मीडियन, एनालाइज किया इसका मीडियन, दैट वाज आल्सो 5। ठीक है, फिर हमने इसके बाद एवरेज या मीन दिया, दैट इज 4.9। फिर हमने इसका रेंज ली, दैट इज 3.5 टू 6। ठीक है, फिर हमने इसका मिनिमम वैल्यू भी देखी, क्योंकि रेंज के अंदर ये आती हैं, तो 3.5 मिनिमम हो गई, मैक्सिमम हमारे पास हो गई 6। ठीक है, सो हमने कितना एनालिसिस किया डेटा का, अगर आप गौर करें, बहुत आसान वे में हमने किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 स्टेप्स, ये 6 हमने तरीकों से डेटा को एनालाइज किया। ऐसे ही है, यहां तक क्लियर हो गया? 9.8 आंसर किसका बता रहे हैं शफीक आप? एवरेज? नहीं नहीं, एवरेज गलत आप काउंट कर रहे हैं। मैं दोबारा से आपको एवरेज समझाता हूं, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि यहां पे आप इनको प्लस तो कर रहे हैं, लेकिन डिवाइडेड बाय 5 भी करना है एट द एंड। 3.5, 4.5, 5, 5.5 एंड 6 डिवाइडेड बाय 5, इन सभी को पहले प्लस करें, फिर आप डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एवरेज या मीन। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे, बाय द वे मैं भी आपको ये समझा दूं। सो ये हमारे पास नंबर, मीडियन, मीन, रेंज, मिनिमम एंड मैक्सिमम आ गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब ना हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या बनता है। क्या ख्याल है, ड्रॉ करें? मैं यहां पे एक प्लॉट ड्रॉ करता हूं, और यहां पे 2 लाइनें मैंने इस तरीके से ड्रॉ की हैं, ये वाली लाइनें। ठीक है, जब भी आप कोई प्लॉट देखते हैं ना, एक लाइन आपके हॉरिजॉन्टली चलती है, यानी कि जैसे आप आंखों से देख रहे होते हैं ना, या आपका जो फ्लोर है ये जैसे गाड़ी जाती है, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल इसे बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मींस लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राफ का, ये टोटल ग्राफ है हमारे पास, ग्राफ भी इसे कहा जाता है, या इसे प्लॉट भी बोला जाता है। ठीक है, ग्राफ या प्लॉट।
ठीक है, हम डेटा विजुअलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि डेटा को विजुअलाइज कैसे किया जाता है। यहां पे इस एक लाइन को जो हॉरिजॉन्टल है इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है कि ऐसी डायरेक्शन जिसके ऊपर कुछ हम चीज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं फिर आपके क्वेश्चंस की तरफ वापस आता हूं। ये जो लाइन है इस साइड से इस साइड पे जा रही है, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ठीक है, अब कोई बंदा मुझे बताएगा कि ये जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है इसे क्या बोलते हैं? फिर एक्स के बाद क्या आता है? वाई एक्सिस। दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, सिंपल। ठीक है, सो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मौजूद है, राइट? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। बात बड़ी गौर से सुननी है। अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं टोटल? 5, राइट? और ये 5 की 5 इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करूं, ये जो मैं यहां पे लाइनें लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने 8 लाइनें लगाई। ठीक है, इनको हम बोलते हैं वाई टिक्स। वाई, मैं यहां पे इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, वाई टिक्स। टिक्स भी कहते हैं इन्हें, टिक मार्क्स भी कहते हैं, टिक मार्क्स। ठीक है, टिक मार्क्स। और यही लाइनें अगर मैं इस साइड पे लगाऊं, 1 2 3 4 5 6 7, इनको बोलते हैं एक्स टिक्स या एक्स टिक मार्क्स। ठीक है, ये जो है ये है एक्स टिक्स और टिक मार्क्स। ठीक हो गया बच्चों, समझ आ गई? टिक मार्क्स। अब आपको मैंने क्या समझाया? एक्स एक्सिस क्या होता है जब आप प्लॉट करते हैं किसी चीज को, वाई एक्सिस ये वाला है, ये जो यहां से यहां पे जा रहे हैं हम, एक्स एक्सिस है जब हम यहां से यहां पे जाते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर लाइनें लगाई हैं इनको एक्स एक्सिस के मार्क्स या वाई एक्सिस के मार्क्स बोला जाता है, यानी कि टिक मार्क्स। समझ आ गई बात की? अब हम देखते हैं, हमारे पास 2 किस्म का डेटा है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको एक्सेल में दिखाता हूँ, ये हमने 2 किस्म का डेटा लिया है। एक तो हाइट्स है हमारे पास और दूसरा नेम्स है। ठीक है, नेम्स। जैसे पहला मैंने आपको बोला था कि ये नेम हो सकता है, से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे किसी भी बच्चे की हाइट जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये साद का नेम है, एंड देन वी हैव से फॉर एग्जांपल शफीक, देन वी हैव बरीरा, देन वी हैव से फॉर एग्जांपल सदफ, and then I can have mine, and then we have say for example Ibrahim। ठीक है, सो आप डबल ई के साथ लिखते हैं। अब ये हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। याद है आपको कॉलम्स को क्या बोला जाता है? और पिछले लेक्चर्स आपको याद है ना, कॉलम्स को हम और क्या बोलते हैं? मैंने आपको बोला है ना कि पिछले लेक्चर्स अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, आपको समझ नहीं आनी। कॉलम्स, ये ऊपर से नीचे तक ये पूरे कॉलम को हम क्या बोलते हैं? ये एक पॉइंट को सेल बोला जाता है। एक जो पॉइंट होता है, एक डिब्बा होता है, इसे सेल कहते हैं। वेरिएबल बोला जाता है। दैट्स ग्रेट मोहम्मद। इसको बोला जाता है वेरिएबल। हमारे पास 2 किस्म के कॉलम्स हैं, यानी कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। क्या है? 2 वेरिएबल्स। वी हैव 2 वेरिएबल्स हियर। ठीक है, कॉलम या वेरिएबल। और हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितनी है, कोई बताएगा? अब मैंने आपको बोला था कि ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं? रोज। कितनी रोज हैं यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं? ये एंड वाली मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये हमने कैलकुलेट किया था। सो अब बताएं कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास? आप में से काफी लोगों का आंसर गलत होना है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? अगेन, जो लोग 6 कह रहे हैं वो बहुत ही गलत कह रहे हैं, बिकॉज द फर्स्ट रो इज ऑलवेज हेडर्स ऑफ दोज वेरिएबल्स। हेडर्स याद है ना? हेडर्स मींस नेम ऑफ दैट वेरिएबल। यहां से स्टार्ट होती हैं रोज, 1 2 3 4 5। 5 रोज हैं, 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। सो द फर्स्ट रो इज ऑलवेज
कॉलम का हेडर या वेरिएबल हेडर। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात बोलने लगूँ, आपने बड़ी ध्यान से सुननी है। ये मैं डेटा को कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे ले आता हूँ और इस जगह पे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये मैं डेटा ले आया। ये वेरिएबल्स जो है ना हमारे पास, अगर मैं दोबारा से यहाँ पे जो प्लॉट है उसको ड्रॉ करूँ, सॉरी, यहाँ से ऊपर से नीचे एंड लेफ्ट टू राइट, अगर मैं दोबारा से इसे ड्रॉ करता हूँ तो एक वेरिएबल जो है उसको एक एक्सिस पे हम ड्रॉ करते हैं और दूसरा वेरिएबल हमेशा दूसरे एक्सिस पे होता है। ठीक है, एक्सिस की समझ आई है जो मैंने आपको समझाया था। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। तो एक साइड पे हम नेम्स को ड्रॉ करेंगे और दूसरे साइड पे हम हाइट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात की कैसे करना है, मैं भी आपको समझाता हूं, उस जगह पे ना जाएं, अभी ये समझें कि ईच एक्सिस गेट्स वन वेरिएबल। यहां पे मैं लिखता हूं ईच एक्सिस इन अ प्लॉट कैन टेक वन वेरिएबल। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने कि एक एक्सिस पे या हर एक्सिस पे एक वेरिएबल आ सकता है। अब हमारे पास कितने एक्सिस हैं यहाँ पे, कितने एक्सिस हैं कोई बताएगा? एक ये वाला और एक ये वाला, कितने एक्सिस हो गए टोटल? टू एक्सिस। तो हम दोनों में से एक पे नेम्स को ड्रॉ करेंगे और एक पे हाइट को ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही है, क्लियर हुई बात यहां तक? अब मैं आपको बताता हूं हम कैसे ड्रॉ करते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं कि नेम्स में ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस पे और मैं हाइट को ड्रॉ करता हूं वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब हम ड्रॉ करने लगे हैं नेम्स एंड हाइट्स। ठीक है, सबसे पहली चीज कि जब भी आप एक्सिस को ड्रॉ करते हैं डेटा को, तो इक्वल विड्थ के साथ आपने करना है। ठीक है, तो आप देखें ये यहां से यहां तक मैं दो लाइनें लगा रहा हूं, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। अब बड़ी समझने वाली आपको एक बात यहां पे मैं समझाता हूं। सो आप क्या करते हैं यहां पे, मैं कोई और कलर ले लेता हूं यहां पे। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे लिखते हैं 1 फीट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, सो टिक मार्क्स को आपने अब वैल्यूज दे दी। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और सारी इक्वली डिवाइडेड है। मुझे कैसे पता इक्वली डिवाइडेड है? मैंने एक यहां से यहां वाले डिस्टेंस को, इतने डिस्टेंस को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया इक्वली डिवाइडेड करके। ठीक है, सो इस वजह से मुझे पता है कि ये इक्वली डिवाइडेड है। अब दूसरी साइड पे हम क्या करने वाले हैं, वी हैव टू, यू कैन सी हियर, वी कैन ड्रॉ 1, 2, 3, 4, 5 नेम्स हैं, तो मैं इक्वली 5 नेम्स को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, 2, 3, 4, 5। ठीक है, सो आई नो कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा क्योंकि मैं कंप्यूटर नहीं हूँ, इंसान हूँ, सो इतना सा चलता है। लेकिन हम ड्राइंग सीख रहे हैं कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं और रेंज और बाकी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है यहां तक? अब हम देखते हैं, पहला नेम है साद, तो मैं यहां पे साद लिख देता हूं। दूसरा है शफीक, तो मैं SHAFIQ लिख देता हूं। तीसरा नेम हो गया बरीरा, सो मैं यहां पे बरीरा लिख देता हूं। चौथा हो गया सदफ एंड फिफ्थ वन इज अम्मार। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात? अब आपने क्या करना है, पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं हर जगह पे जहां पे एक वैल्यू आती है। जैसे ये साद है, मैं यहाँ पे इसको रेड कलर कर लेता हूँ। सो हमारे पास साद की हाइट है 3.5। ठीक है, सो हम देखेंगे 1, 2, 3 ये आ गया, ये होता है 3.5 इस जगह पे, राइट? लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना स्केल यूज करेंगे। अब आप देखिएगा, मैं यहाँ पे स्केल को यूज करता हूँ एंड लेट्स सी इफ आई कैन रोटेट दिस। यस, इसको मैं 90 के एंगल पे ले जाता हूँ। 90 के एंगल पे ला के ये सादा आ गया हमारे पास। ठीक है,
और यहाँ पे अगर गौर करें 3.5 आ रहा है, सो आई कैन पुट अ पॉइंट एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पे चेक करें, हमारे पास एक पॉइंट आ गया, ये 7 की एज है, ठीक है। 3.5, 3 और 4 के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे 7 की एज आ गई। सो ये मैंने एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। शफीक, शफीक की एज, हाइट है, सॉरी नॉट एज, हाइट इज 4.5, सो इट वुड बी अराउंड हियर 4.5, ठीक है। फिर इसी तरीके से बरीरा की है 5, सो मैं बरीरा के पॉइंट पे चला जाता हूँ, यहाँ से 5, ये आगे बरीरा की। देन वी हैव सदफ विच इज 5.5, सो यहाँ पे सदफ की। एंड देन वी हैव माई हाइट एंड आई कैन राइट दैट ऑन 6 यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, ठीक है। ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए। क्लियर हो गया? बात क्लियर होगी, ठीक है। अब ये जो हमने ड्रॉ किया है, हर एक्सिस पे हमने एक चीज को रखा है। बड़ी गौर से सुनना है आपने ये चीजें। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, अपना क्वेश्चन आपने लिख लेना, मैं आपको आंसर करूंगा उसका। फिर एक वेरिएबल हमने एक एक्सिस पे रख लिया, दूसरा दूसरे एक्सिस पे। अब हर एक ऑब्जर्वेशंस की जो वैल्यू हैं उनको हमने ड्रॉ किया, पॉइंट लगाए, पॉइंट लगा के हमने ड्रॉ कर दिया। क्लियर होगी यहां तक बात आपको? ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से हमारा डेटा जो है वो चल रहा है। पहली चीज तो आपने देखनी है कि हम इसको यहां से यहां तक एक बार बना सकते हैं। सो बाय द वे, ये जो हमारे पास हमने पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है, इनको इसको बोला जाता है पॉइंट प्लॉट या स्कैटर प्लॉट। मैं आपको भी समझाता हूं, पॉइंट प्लॉट या स्कैटर प्लॉट, ठीक है। इसको नाम दिया जाता है स्कैटर प्लॉट का, और ये मैं सारी एग्जांपल्स आपको दूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर मैं यहाँ पे बजाय इसके कि मैं पॉइंट्स लगाऊं, मैं यहाँ पे बार्स बना देता हूं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ईच पर्सन हैज डिफरेंट काइंड ऑफ हाइट ऑफ बार। ओके, आप मुझे यहाँ पे देख के बता सकते हैं सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? आपको वैल्यूज देखने की अब जरूरत नहीं है, आप क्या देखेंगे? आप बार की हाइट देखेंगे, समझ आई? और सबसे कम वैल्यू किसकी है आप वो भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अब आपने देखा कि जो चीज हम पहले नंबर्स की फॉर्म में बता रहे थे, अब हमने प्लॉट की फॉर्म में दिखा दी। अब कोई भी शख्स जिसको नहीं भी पता कि वैल्यूज कहाँ पे कितनी है, वो सिर्फ प्लॉट देख के, ये बार की हाइट देख के हमें बता देगा, ठीक है। और बार्स जो होती है ना, वो यूजुअली कलर्ड होती हैं, यहाँ पे आप कलर करते हैं, इनको फिल कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। ये फुली फिल्ड होती हैं, मतलब आप इसको फुल तरीके से यहाँ से फिल करते हैं, लाइक आई एम डूइंग हियर, ठीक है। सो इस तरीके से इसको आप फिल करते हैं। ये होगी बार प्लॉट, इसको बोला जाता है बार प्लॉट। कौन सा प्लॉट? बार प्लॉट या बार चार्ट या बार ग्राफ। सो ये तीनों नाम हो सकते हैं। कभी कभार लोग इसे ग्राफ कहते हैं, कभी चार्ट कहते हैं, CHART, कभी इसे कहते हैं प्लॉट। सो कभी भी कोई भी नाम आ जाए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। बात समझ आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे? ठीक है, क्लियर होगी बात आपको कि प्लॉट्स बनाए जाते हैं और इनमें कौन कौन सी चीजें हम इंपॉर्टेंटली रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्लॉट मैं आपको बना के दिखाने लगा हूं, आपने बड़ी गौर से देखना है, और इस प्लॉट को हम एनालाइज करेंगे फिर, ठीक है। अगर मेरे पास ये इस तरीके से एक्सटिक्स लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट किस्म की मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं, ठीक है, एक बड़ा डेटा है मेरे पास। सो यहाँ से इस तरीके से जितना भी डेटा है ना, वो प्लॉट हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे
नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही हैं और यहां पे एक्स एक्सिस पे हाइट आ रही है, ठीक है। अब सिर्फ हम एक वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, वन वेरिएबल हम ड्रॉ कर रहे हैं। और ये डेटा ये वाला नहीं है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ठीक है। तो ये अपने माइंड से आपने निकाल देना। अब सिर्फ जो चीज़ आपने माइंड में रखनी है दैट इज वन वेरिएबल हम ड्रॉ कर रहे हैं। और ये जो प्लॉट हमने बनाया है इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। बात समझनी है आपने, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम, ठीक है। इसमें होता क्या है, बड़ी गौर से आपने समझना है। एक वेरिएबल को हम ड्रॉ कर रहे हैं विच इज हाइट, और उस वेरिएबल को अगर आप गौर से देखें तो ये न्यूमेरिक वेरिएबल है जो हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। कौन सा वेरिएबल है ये? न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, यानी कि न्यूमेरिक मींस नंबर वाला वेरिएबल है और ये कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि इसके अंदर पॉइंट वैल्यूज आती हैं, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस न्यूमेरिक वेरिएबल है। अब यहां पे आपको एक बात मैं बताऊं, ये प्लॉट हमेशा डेटा एनालिस्ट और एआई जो करते हैं वो सबसे पहले बनाते हैं किसी भी डेटा का, ठीक है। और इस प्लॉट को, अच्छा, एक मैं आपको टर्मिनोलॉजी पहले समझाता हूं फिर आपको मैं इस बात की तरफ लेके आता हूं। कभी आपने यूनिवर्सिटी के अंदर सीखा है या क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर कि यूनी किसे बोला जाता है? यूनी, अक्सर जुबान के अंदर ऊनो जो होता है उसे वन बोला जाता है, यानी कि सिंगल, ठीक है। और अगर इंग्लिश के अंदर किसी चीज को हम यूनी के साथ अटैच कर दें, जैसे हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, और यहां पे एक और टर्म है हमारे पास बाई, फिर आता है मल्टी। अब मुझे बताएं यूनी का मतलब क्या हो सकता है? यूनी का मतलब होगा वन, बाई का मतलब टू, मल्टी का मतलब मोर देन थ्री, ठीक है। थ्री और मोर देन थ्री, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। अब यहां पे देखिएगा, मैं आपको ये साइन भी समझा दूंगा, डोंट वरी। सो एक वेरिएबल है तो इसे हम बोलते हैं यूनिवेरिएट, यूनिवेरिएट। बाई है तो दो हैं वेरिएबल, तो हम कहेंगे बाई वेरी एट। मल्टी है तो मल्टी वेरिएट, ठीक है। वेरिएबल से वेरिएट आ गया। सो यहां पे हमारे पास अगर एक वेरिएबल का एनालिसिस करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनी वेरिएट। दो का करते हैं तो बाई वेरिएट, मल्टी हो गए तो मल्टी वेरिएट। अब मुझे आप बताएं कि यहां पे जो हम एनालिसिस कर रहे हैं कितने वेरिएबल्स का कर रहे हैं और इसको हम क्या बोलेंगे? आपने चैट में आंसर देना होता है। जब भी मैं आपसे क्लास के दौरान पूछूं यू हैव टू राइट इन चैट। एक है तो इसको बोलेंगे यूनिवेरिएट, क्योंकि एक वेरिएबल है, हम एक वेरिएबल की मल्टीपल चीजें ड्रॉ कर रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली यूनिवेरिएट, ठीक है। अब मुझे बताएं कि जो चीज मैंने यहां पे ड्रॉ की है कितने वेरिएबल्स मैंने लिए हैं? टू। तो ये जो एनालिसिस हमने किया इसको क्या बोलते हैं? नो नो नो, बाई वेरिएट, नॉट मल्टी वेरिएट। बड़ी गौर से सुना करें जब मैं आपको बता रहा होता हूं, बाई वेरिएट है, ठीक है। बाई मीन्स टू, कहते हैं ना बाई मंथली, बाई एनुअली, सो उसको बोलते हैं टू, यूनी, बाई एंड मल्टी, ठीक है। ओके, सो यूनिवेरिएट एनालिसिस के अंदर आप हिस्टोग्राम बनाते हैं। ये बात आपने याद रखनी, जो मेन चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब एन यहां पे आ गया, मीन्स टू से कि फाइव, मैं यहां पे लिख देता हूं टेन, यहां पे लिख देता हूं ट्वेंटी, यहां पे लिख देता हूं थर्टी, फोर्टी, फिफ्टी, सिक्सटी एंड सेवेंटी, ठीक है। एन क्या है आपको याद है ना? एन किसी को बोला जाता है? नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि काउंट, ठीक है। ऐसे ही है ना?
नंबर ऑफ वैल्यू और अकाउंट। अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाने लगा हूँ, बड़ी गौर से देखना है आपने। मैं यहाँ पे एक नई शीट ऐड कर लेता हूँ एंड आई एम गोना टीच यू दिस, तो आपने परेशान नहीं होना, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे चीज़ पहले समझा दूँ। ये मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मुझे आप बता सकते हैं कि 3.5 कितनी दफ़ा आ रहा है, यानी कि काउंट ऑफ 3.5 कितना है यहाँ पे, यानी कि फ्रीक्वेंसी आप कह लें इस पूरे डेटा में 3.5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी दफ़ा 3.5 आ रहा है। एक, दो, तीन, चार दफ़ा, ठीक है, ऐसे ही है। 1, 2, 3 एंड 4, चार दफ़ा हमारे पास 3.5 आ रहा है, ऐसे ही है। अब देखिएगा, मैं अब आपको एक चीज़ समझाने लगा हूँ। जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। ये जो हिस्टोग्राम है ना, ये इसी तरीके से बनता है जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास हिस्टोग्राम है, राइट। हमारे पास यहाँ पे n आता है और यहाँ पे हमारे पास वो वाली वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 एंड 4 लिखूं तो 3.5 इसके सेंटर में आ गया, ऐसे ही है। और n जो है ये हमें बताता है कि कितनी दफ़ा कोई वैल्यू आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। सो 3.5 कितनी दफ़ा आया, 4 टाइम्स। व्हाट वी हैव टू डू, ड्रॉ अ बार टिल 4 टाइम्स, ठीक है। ये एक बार बना दी हमने 4 टाइम्स तक, समझ आई बात की। सो इस प्लॉट के अंदर क्या होता है, एक वैल्यू कितनी दफ़ा आ रही है वो इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं। मैं दोबारा से आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास है 3.5 कितनी दफ़ा आ रहा है, 4 टाइम्स, ठीक है, इन अ डेटा। सो हम क्या करेंगे, 3.5 को ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे और n को ड्रॉ करेंगे विच इज 4 टाइम्स उसको y एक्सिस पे। दैट्स हाउ वी मेक अ हिस्टोग्राम, सिंपल, ठीक है। वेरिएबल वही है, उसका सिर्फ काउंट हम ड्रॉ करें, इस वजह से दिस इज कॉल्ड यूनिवेरिएट, राइट। बात समझ आ गई बच्चों यहां तक। अब मैं आपको स्प्रेड समझाने लगा हूं, बड़ी गौर से आपने चीजें देखनी है यहाँ पे। अब इसी तरीके से अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटा हो, समथिंग लाइक दिस, फ्रॉम हियर अंटिल हियर, और मैं यहाँ पे एन ड्रॉ करूं, यहाँ पे हाइट ड्रॉ करूं, ठीक है। ऑफ कोर्स टिक मार्क्स भी होंगे, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। और हम इसको खुद से ड्रॉ नहीं करते, हम कंप्यूटर का सहारा लेते हैं। सो आई एम गोना टीच यू दैट वन। सो फॉर एग्जांपल पहले ये वाली बार बनी, उसके बाद ये वाली बनी, उसके बाद ये वाली बनी, उसके बाद ये वाली बनी, फिर ये वाली बार बन गई, फिर ये वाली बार बन गई, फिर ये वाली बार बन गई, फिर ये वाली बन गई, फिर ये वाली बन गई। समझ आई बात की। सो बेस्ड ऑन द हाइट्स वैल्यू जो हमने एक ड्रॉ की है, अगर हम मल्टीपल टाइम्स इसी तरीके से वैल्यूज को ड्रॉ करते जाएंगे, कौन सी वैल्यू कितनी दफा आ रही है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाती है चीज, ठीक है। ऐसे ही है, बात समझ आ रही है कैसे चीजें ड्रॉ हुई हैं। इस चीज को जब हम ड्रॉ करते हैं तो इस प्लॉट को बोलते हैं हिस्टोग्राम, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और ये डेटा हो सकता है आपके पास मोर देन 150 ऑब्जर्वेशंस का हो। सो ये बड़ा डेटा होता है आपके पास, तब आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। अगर छोटा डेटा हो तो फिर तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा ना, कि आप सिर्फ 5 लाइंस ड्रॉ कर लें, समथिंग लाइक दिस। सो ये बड़ा डेटा होता है हमारे पास और इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। अब ये जो डेटा है, अगर मैं यहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो इन सारी बार्स को मिलाए, समथिंग लाइक दिस, तो इस तरीके से मेरे पास एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही है ना, जब मैं सारी लाइंस को ड्रॉ करता हूं, बार्स को, और ये लाइन कुछ इस तरीके से दिखती है। अगर मैं वो अकेली लाइन ड्रॉ करूं, दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस। समझ आ गई बात की। या तो हम बार्स को ड्रॉ करें या ये वाली रेड लाइन को, मैंने रेड लाइन को यहां पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जो आप मीन और मीडियन और मॉड ले रहे थे ना, जो सेंटर था डेटा का, दैट इज दिस पॉइंट। सो हमेशा जो आपका सेंटर होगा ना डेटा का, मीडियन और मीन,
वो यहां पे सेंटर में आएगा। बात समझ आई? जब आप किसी चीज की एवरेज कैलकुलेट करते हैं, से फॉर एग्जांपल इस पूरे डेटा की एवरेज जो है हाइट वो आती है 5.5, तो ये बिल्कुल सेंटर में आएगी अगर शेप इस तरीके से हमारे पास आ रही है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर में तो आ गई, लेकिन हमारे पास फिर ये साइडें क्या हैं? मैं अब आपको समझाता हूं कि ये जो सेंटर है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द डेटा, या इसको मीन भी कहते हैं, या यहां पे मीडियन भी होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ द डेटा इज मीन एंड मीडियन, इन दोनों को मिला के ये सेंटर बनता है। अब बात समझिएगा, फिर ये जो साइडों पे फैलाव है ये क्या है? आपको याद है आपने मिनिमम वैल्यू देखी थी, ये है मिनिमम वैल्यू और ये है मैक्सिमम वैल्यू। आई समझ? जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपका सेंटर इस तरीके से आता है, मिनिमम लेफ्ट साइड पे आती है और आपकी राइट साइड पे मैक्सिमम आती है। क्लियर होगी बात? हमारे पास तीन चीजें आ गई यहाँ पे, सेंटर, मिनिमम और मैक्सिमम। याद है आपको मैंने सी सॉ का बताया था कि सी सॉ होता है सेंटर में इस तरीके से वैल्यूज होती हैं और इस तरीके से वो साइडों पे क्या होता है, तो ये उसका सेंटर है और ये उसका स्प्रेड होता है। ठीक है, सी सॉ जो स्कूल्स के अंदर होते हैं ना, आप यहाँ पे एक बच्चा बैठता है, दूसरी साइड पे दूसरा बैठता है, वो जब एक दूसरे को ऊपर नीचे करते हैं या वेट जो है वो अपना ज्यादा वहां पे लगा देते हैं, उसको सी सॉ बोला जाता है। लेकिन अगर आप इस डायग्राम पे देखें, मैं सी सॉ को यहाँ से निकाल देता हूँ, अगर इस डायग्राम को देखें हमें सेंटर पता चल गया, मिनिमम और मैक्सिमम पता चल गया। ठीक है, अब कोई चीज जब सेंटर से साइडों पे जाती है, दोनों साइडों पे, इसको इसका स्प्रेड बोला जाता है। स्प्रेड, कितना फैला हुआ डेटा है सेंटर से इर्द गिर्द। समझ आ गई बात की? इज इट क्लियर? यहां पे इस डायग्राम को गौर से देखें और आपने मुझे बताना है स्प्रेड क्लियर हुआ? आपको एक और मजे की बात यहां पे समझाता हूं। ब्रेड के ऊपर कभी बटर लगा के या कोई और स्प्रेड लगा के आपने फैलाया हो नाइफ के साथ, पहले वो सेंटर में लगाते हैं फिर हम फैलाते हैं उसे साइडों पे, वो भी बिल्कुल सेंटर से स्प्रेड करते हैं हम चीजों को। ठीक है, ओके, स्प्रेड समझ आ गई आपको किस तरीके से होता है? सेंटर से इस साइडों पे। अगर मैं यहीं पे आपको बताऊं तो मिनिमम से लेके मैक्सिमम जो तक चीज जाती है इसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, और आपने पहले कैलकुलेट भी की है ये रेंज, कहां पे की है मैं अभी आपको दिखा देता हूं। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यहां से मैंने आपको पूछा था रेंज क्या है, दिस इज 3.5 to 6, ऐसे ही है। तो इसी तरीके से इसकी रेंज होती है, मिनिमम भी आपने कैलकुलेट कर लिया, ड्रॉ कर लिया, मैक्सिमम भी, मीन भी मैंने आपको बता दिया, मीडियन भी और एन भी। ठीक है, अब आपको यहां पे समझ आ गई बात की कि जब आप एक हिस्टोग्राम बनाते हैं किसी न्यूमेरिक डेटा का, तो आपके पास इस तरीके से उसकी शक्ल आ जाती है, सेंटर ये होता है और उसका स्प्रेड होता है जो साइडों पे फैला हो। ठीक है, सेंटर और स्प्रेड की समझ आ गई? इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हमारे पास कोई डेटा होता है ना, उसकी दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है सेंटर और दूसरा होता है वो स्प्रेड, कितना वो फैला हुआ है। ठीक है, डेटा जो है ये मिलके दो चीजों से बनता है, सेंटर एंड स्प्रेड। तो जब भी आप किसी डेटा को समराइज करते हैं तो आप उसका सेंटर नहीं सिर्फ बताते, उसका स्प्रेड भी बताते हैं। ठीक है, अब आप ये बात क्यों जरूरी है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, आपके पास दो किस्म के मैं डेटा सेट आपको दिखाता हूं, एक ये ब्लू वाला है, एक मैं आपको रेड वाला बना के दिखाता हूं। आपने मुझे बताना है कि कौन सा डेटा का स्प्रेड ज्यादा है। जी, किस डेटा का स्प्रेड ज्यादा है, कोई बता सकता है? रेड वाले का। ठीक है, अब आपसे मैं और क्वेश्चन पूछता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपसे, और वो क्वेश्चन ये कहता है, अगर इन दोनों का सेंटर जो है 3.5 है, इसका भी और इसका भी, क्या ये दोनों डेटा सेम सेम है? सेंटर तो सेम है, दोनों का सेंटर सेम है, क्या ये दोनों डेटा सेट सेम? ये सेम हो ही नहीं सकते। रीजन क्या है? क्योंकि डेटा जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, सेंटर एंड स्प्रेड से।
क्योंकि स्प्रेड डिफरेंट है, इस वजह से डेटा भी डिफरेंट है। ठीक है, हमने सिर्फ विजुअली देख लिया, हमें नंबर्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्प्रेड और सेंटर ये दोनों डिफरेंट है। अब मुझे बताएं, क्या ये रेड वाले की और ब्लू वाले की रेंज सेम हो सकती है, इसकी और इसकी? नो क्यों? क्योंकि इसकी रेंज यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जा रही है और इसकी बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होकर यहीं पे खत्म हो रही है। दैट इज स्प्रेड। ठीक है, अब आपको समझ लग गया, सेंटर जब आप किसी डेटा का देखते हैं, आपके पास मीन जो है वो सेंटर होता है डेटा का, या मीडियन, खास तौर पे जब आप बात करते हैं किस चीज की, न्यूमेरिक डेटा की। और जब हम स्प्रेड की बात करते हैं, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस चीज से, रेंज से। ठीक है, ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसके अलावा और भी टर्मिनोलॉजीज आएंगी बाद में। हम बात कर रहे थे न्यूमेरिक डेटा की। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा, अल्लाह करे आप इजीली समझ जाए। सो मुझे बताएं, इन सारी बार्स में से कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सबसे ज्यादा डेटा है? ये यहां से यहां तक कौन सा ऐसा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, जहां पे सबसे ज्यादा डेटा है? ये हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये हाइट इसकी बार की सबसे ज्यादा थी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटा का सेंटर होता है, दैट मीन्स उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा डेटा होता है। ठीक है, जैसे आपने यहां पे देखा, ये डेटा का सेंटर है और यहां पे सबसे ज्यादा डेटा है। इसकी मिसाल मैं आपको समझाता हूं। आप अपने सिटी के अंदर, सिटी सेंटर में जब आप जाते हैं, वहां पे रश ज्यादा नहीं होता, सभी का पॉपुलेशन ज्यादा होती है। ठीक है, सो कोई भी सेंटर होगा वहां पे डेटा ज्यादा होगा या रश ज्यादा होगा यूजुअली। ठीक है, समझ आ गई बात की? ओके, अब ये तो होगी न्यूमेरिक डेटा की बात। अगर मेरे पास कैटेगोरिकल डेटा हो, कैटेगरीज का डेटा हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा भाई, मैं कैसे इसका सेंटर पता करूं और किस तरीके से? सो कैटेगरीज के अंदर जो सेंटर है वो आपके पास आता है मॉड के थ्रू। मॉड क्या होता है? द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ये है मेरे पास डेटा, कॉपी करता हूं, यहां पे ले आता हूं। आप मुझे बताएंगे कि इस डेटा का मॉड क्या है? Mod means most frequent value in the data. So let's see, बरीरा जो है ये कितनी दफा आ रहा है हमारे पास, एंड अब कितनी दफा आ रहा है? सो बरीरा इज कमिंग 4 times। दैट मीन्स हमारे पास 4 दफा यहाँ पे बरीरा लिखा आ रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस डेटा का मॉड क्या हुआ, बरीरा। ठीक है, नोट नोट विद एच। सो दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो मॉड है यही सेंटर है इस डेटा का। ठीक है, क्योंकि जहां पे सेंटर का मतलब क्या था, हमने पिछली पॉइंट में देखा कि जो वैल्यूज सबसे ज्यादा होती है वो डेटा का सेंटर होता है। जहां पे सबसे ज्यादा एक किस्म की वैल्यूज होती हैं वो डेटा होता है, सेंटर होता है उसका। सो इसका सेंटर, क्योंकि मॉड से हम फाइंड आउट करते हैं, इस वजह से जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होगी दैट इज सेंटर। ठीक है, तो इसका स्प्रेड क्या होगा, बाकी जितने नेम्स हैं, कैटेगरीज। ठीक है, सो यूजुअली इसका स्प्रेड नहीं होता। यूजुअली ये जो हमारे पास
कैटेगोरिकल डेटा होता है, इसका स्प्रेड नहीं होता, लेकिन हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसी होती है बाकियों की, ठीक है। जैसे बरीरा जो है इट्स इज कमिंग 4 टाइम्स, अमार 2 दफ़ा, सो इसी तरीके से बाकी जो हैं नेम्स वो आ रहे हैं एक एक दफ़ा। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है या काउंट होता है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का। सो इसको हम देखेंगे जब हम बड़े एनालिसिस की तरफ जाएंगे। यहाँ तक जो मैंने आपको चीज़ समझानी थी दैट वाज रिगार्डिंग कि आप डेटा को किस तरीके से हैंडल करते हैं और जो स्प्रेड होता है उसको किस तरीके से हम डील करते हैं। स्प्रेड की समझ आ गई? मैंने लफ्ज़ स्प्रेड इस वजह से यूज़ किया है ताकि आपको ईज़ी लगे चीज़ों को समझना, राइट? अब मैं यहाँ पे आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताने लगा। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब यही होता है कि डेटा सेंटर से कितना वेरी कर रहा है, यानी कि फैला कितना हुआ है, ठीक है। डेटा कितना स्प्रेड किया हुआ है। पेस्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा, शायद यहाँ पे आ जाए। इट्स नॉट कमिंग। ओके, सो वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशंस मीन्स हाउ स्प्रेड आउट और डिफरेंट द डेटा इज। सो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, हाउ स्प्रेड आउट एंड डिफरेंट द डेटा इज, ठीक है। इसको हम वेरिएशन बोलते हैं। अब मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। जैसे हमारे पास पहली एग्जांपल है ये, इसको मैं लिखता हूं ऐसे, ये हमारे पास डेटा मैंने ड्रॉ किया। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है ये वाली। आप मुझे बताएंगे किसकी वेरिएशन ज्यादा होगी, डेटा ए की या डेटा बी की? कौन सा डेटा ज्यादा वेरी कर रहा है? डेटा ए ज्यादा वेरी कर रहा है, तो इसकी वेरिएशन ज्यादा है, ठीक है। दिस इज वेरिंग मोर। सो आपको समझ आ गई वेरिएशन क्या होती है, ठीक है। हम ए को कहेंगे लो वेरिएशन, सॉरी हाई वेरिएशन है इसकी, हाई वेरिएशन, और इसको बोलते हैं लो वेरिएशन, ठीक हो गया। डेटा कम वेरी कर रहा है बी में और ज्यादा वेरी कर रहा है ए में, ठीक है। और रेंज मैंने आपको बताया था, रेंज इज अनदर टर्मिनोलॉजी। इससे आप अंदाजा लगाते हैं कि कितना स्प्रेड किया है, हाउ मच इट वेरीज, ठीक है। यहां पे सिंपली हम बताते हैं हाई या लो कह के, यहां पे हम एग्जैक्ट अमाउंट्स बताते हैं कि कहां से कहां तक। फॉर एग्जांपल 3.5 से 6 तक वेरी कर रहे हैं, ठीक है। ये एक रेंज होती है, और रेंज का एक फार्मूला होता है जिससे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं रेंज का फार्मूला लिखता हूं। अब से आपको मैथमेटिकल फार्मूले भी आपको सीखने पड़ेंगे। सो पहला फार्मूला आपके सामने मैं लिख रहा हूं, पहले भी लिखा था लेकिन ये यहां से आपने याद रखना है। रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट, सॉरी, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। आप अगर लार्जेस्ट में से स्मॉलर को माइनस कर दें वो उसकी रेंज होती है, ठीक है। मिसाल देता हूं आपको, मिनिमम जो है स्मॉलेस्ट है विच इज 3.5, लार्जेस्ट आपकी अगर 6 है, तो इसकी रेंज जो हुई वो कितनी हुई? 2.5। अब ये हमें कैसे बताती है कि किस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं स्प्रेड को बेस्ड ऑन द रेंज? मैं आपको समझाता हूं अभी। यहां पे ये हमारे पास एक ड्रॉ है। सो सेंटर से
दोनों साइडों पे 2.5 और इस साइड पे भी 2.5 जो है ये फैली हुई होगी, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड रेंज. सो फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर है, सेंटर प्लस 2.5 एंड सेंटर माइनस 2.5 इज रेंज. समझ आई बात की कि राइट साइड पे भी उतनी फैली है, लेफ्ट साइड पे भी. लेकिन अगर वैसे रेंज को देखा जाए, दिस इज स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम 3.5 टू 6. समझ रहे हैं बात को? सो इस वजह से हम स्प्रेड को जो है वो काउंट कर सकते हैं रेंज को लाइक दिस, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. ये आपने फॉर्मूला याद रखना है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट इज रेंज. मिनिमम टू मैक्सिमम इज ऑल्सो रेंज, लेकिन वो हम चीजों को समझने के लिए देखते हैं. सो यहां पे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपको समझ आ जाएगी. एजेस क्या हमारे पास डेटा है, डिफरेंट एजेस का, और डेटा हमें कहता है 9, 10, 12, 11 एंड 13. ये हमारे पास इतने डेटा सेट मौजूद है. सो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू होगी 13, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है 9. सो रेंज क्या हुई 13 माइनस 9 विच इज 4. ये हमारी रेंज है, सिंपल. ठीक है. अब इसका आंसर हम कैसे डिफाइन करते हैं रेंज का. ये जब हम 4 कहते हैं ना, इसका मतलब ये है कि इस पूरे डेटा में द एजेस वेरी अक्रॉस 4 years. समझ आई बात की? आप देखें 9, 10, 11, 12 और 13, 4 साल एजेस जो है वेरी की हैं. 13 की बात की जाए तो 4 साल पीछे को वेरी कर रही है. 12 की बात करें तो 2 इस साइड पे हैं, 2 इस साइड पे हैं. सो यू ऑलवेज हैव 4 काइंड ऑफ years अक्रॉस ईच एज जो वेरी कर रहे हैं. समझ आई बात की? सो जो आपके पास रेंज होती है, इसका मतलब है इतने साल आपका डेटा वेरी कर रहा है. आपको एक और मिसाल देता हूं, 1, 2, 10, 20. ठीक है, समझ आई? इसकी रेंज क्या होगी 20 माइनस 1 विच इज 19. सो अगर ये एजेस का डेटा है तो 19 ईयर्स आपका डेटा वेरी करता है किसी भी पॉइंट से. ठीक है, समझ आ गई बात की? सो दिस इज हाउ यू नो के स्प्रेड आपके पास क्या है. ठीक है. अब ये हमें क्या बताता है, ये रेंज हमें ये बताती है इफ रेंज जो है वो लो है या आपकी वेरिएशन जो है वो लो है. इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डेटा ज्यादा सिमिलर है, यू हैव सिमिलर डेटा. समझ आई बात की? इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि ये 9, 10, 12, 11, 13 ये ज्यादा सिमिलर है एज कंपेयर टू 1, 2, 10, 20. ठीक है. 9 साल से 13 साल के जो बच्चे हैं आपस में एक दूसरे के साथ इजीली खेल सकते हैं, ऐसे ही है. 9, 10, 11, 12, 13. और यहाँ पे 1 साल का बच्चा आपके साथ क्या खेलेगा, 2 साल का क्या खेलेगा, लेकिन 10 and 20 years old दे माइट प्ले टुगेदर. सो रेंज हमें बताती है कि डेटा आपका सिमिलर है या नहीं. जितनी लो वेरिएशन होगी उतना डेटा ज्यादा सिमिलर होगा. वेरी करने का मतलब ही ये है कि एक दूसरे से मुख्तलिफ है, डिफरेंट है. ठीक है. और अगर आपकी वेरिएशन हाई होगी तो इसका मतलब है कि आपका डेटा ज्यादा डिफरेंट है, लेस सिमिलर है. ठीक है, समझ आ गई बात की? वेरिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जितनी वेरिएशन की वैल्यू ज्यादा है ना, वेरिएशन अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आपका डेटा लेस सिमिलर है. इसी तरीके से अगर वेरिएशन कम है
तो आपका डेटा जो है वो ज़्यादा एक जैसा है, ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है। सो वेरिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपकी क्लास में मैथ के मार्क्स हम चेक करते हैं, ये रेंज की एग्जांपल बताने लगूँ, ठीक है। और आपकी पूरी क्लास के मिनिमम जो मार्क्स हैं 75 हैं और मैक्सिमम जो हैं वो 80 हैं, ठीक है। सो 75 से 80 मार्क्स आए हैं सारे बच्चों के। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल क्लास की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है, ओवरऑल, क्योंकि सभी बच्चों के मार्क्स आए हैं 75 टू 80 के दरमियान। इसका मतलब है कि आपकी क्लास के बच्चों के मार्क्स प्रीटी मच सिमिलर हैं। किसी के 75 हैं, किसी के 76 हैं, किसी के 77 हैं, किसी के 78 हैं, किसी के 79 हैं, किसी के 80 हैं, ठीक है। सो मिनिमम और मैक्सिमम में फर्क कम है। समझ आ गई बात की? तो इनकी रेंज क्या हुई? 80 माइनस 75 कितना हुआ? 80 माइनस 75 इज 5। रेंज कम है, इस वजह से डेटा सिमिलर है, यानी कि बच्चों के मार्क्स तकरीबन सिमिलर है, ठीक है। अब इसमें एक और सिनेरियो देखते हैं। अगर आपकी क्लास में 30 से लेके बच्चों के मार्क्स आए हैं 90, 30 टू 90 मैथमेटिक्स के मार्क्स आए हैं, सो क्या हम कह सकते हैं कि क्लास की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है? नो, बिकॉज 90 माइनस 30 इज 60। तो यहां पे 5 है, यहां पे 60, इसका मतलब बहुत पुअर क्लास की परफॉर्मेंस है। क्यों? क्योंकि वेरिएशन ज्यादा है, सभी बच्चों के एक जैसे मार्क्स नहीं है। सम आर परफॉर्मिंग बेटर एंड सम आर परफॉर्मिंग वर्स, और कुछ फेल भी हो गए हैं। यहां पे सारों का ग्रेड जो है वो अच्छे वाले हैं, यहां पे नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि जब रेंज कम होती है डेटा ज्यादा सिमिलर है। सिमिलर से मुराद कि 75 और 80 में कोई इतना फर्क नहीं है, ठीक है, एक दो नंबर्स का फर्क है। लेकिन जब रेंज ज्यादा होती है तो डेटा आपका डिफरेंट होता है, यानी कि 30 और 90 वाले को हम कह सकते हैं कि डेटा सिमिलर है या मार्क्स सिमिलर है? कभी भी नहीं, ठीक है, राइट। अब मैं आपके सामने एक डेटा रखूंगा और आपने क्या करना है, क्वेश्चंस में आपसे पूछूंगा, आपने उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। और फिर आज का लेक्चर जो है उसे हम यहीं पे फिनिश करेंगे। ये आपके पास डेटा है, आपने इन क्वेश्चंस के मुझे आंसर्स करने हैं, ठीक है, और कमेंट्स के अंदर आपने लिखने हैं। फिर मैं आपको आपके जो सवालात हैं उनके जवाब दूंगा इंशाल्लाह। क्लियर है बच्चों? सिमिलर का मतलब होता है सेम, एक जैसे, सेम। जैसे अगर किसी ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी और साथ वाले ने भी ब्लैक की पहनी है तो इसका मतलब दे आर सिमिलर, वेयरिंग सिमिलर कलर, सेम कलर। सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट हाइट? यहां पे स्मॉलेस्ट हाइट कौन सी है वो आपने बतानी है। देन व्हाट इज द लार्जेस्ट हाइट? लार्जेस्ट हाइट कौन सी है, या लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट ऐसे बोला जा सकता है, या टॉलेस्ट बोला जा सकता है। एंड व्हाट इज द रेंज? रेंज आपने यहां से फाइंड करनी है, मिनिमम टू मैक्सिमम एंड ऑल्सो मैक्सिमम माइनस मिनिमम। एंड डू द हाइट्स लुक्स क्लोजर टुगेदर और वेरी स्प्रेड आउट, ये आपने बताना, वेरी स्प्रेड आउट, ठीक है। इसका आंसर आपने लिखना है और आप अभी चैट के अंदर लिखेंगे, जो बाद में सुनते हैं उनको कमेंट सेक्शन के अंदर उन्होंने लिखना है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है सुनने के लिए, और अगर आपने कोई भी चीज़ मिस किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको दोबारा सुन लीजिएगा, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे आंसर भी देने हैं।